हमारे सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। और आते हैं हम लोग टॉपिक पर हिंदी वर्णमाला पे। और हिंदी वर्णमाला का भाग 6 है ये, यानी क्लास 6 है। और ये अंतिम भाग भी है। ये कैसा है? अंतिम भाग है, ठीक है। यानी कि आपके 6 भाग में पूरा वर्णमाला आप लोग का पूरा पढ़ाया गया है, पूरा समझाया गया है। और चाहे आप जो भी पेपर देंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेखपाल है, यूपी एसआई का है, या यूपी की कोई भी वैकेंसी है, या जिसमें हिंदी आती है, टेट है, सुपर टेट है, ऑल एग्ज़ाम, ठीक है। चाहे जो भी एग्ज़ाम दीजिए, हिंदी आपको वर्णमाला इससे बाहर से नहीं पूछेगा टीम से पूछेगा। एक बहुत शॉर्ट में हमने पढ़ाया है, ठीक। और सभी लोग अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। बस आपके बीच से ही उठ करके और आपको थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करेंगे, ताकि सभी लोग को ये अच्छी हिंदी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब वर्णमाला भाग 6, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है, संयुक्ताक्षरों के भेद, यानी कि संयुक्त प्लस अक्षर, संयुक्ताक्षर होगा, संयुक्ताक्षर, ठीक है। संयुक्ताक्षर के भेद आज हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्ताक्षर के भेद, संयुक्त प्लस अक्षर, ठीक। संयुक्ताक्षर के भेद पढ़ेंगे कि संयुक्ताक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो संयुक्ताक्षर के जो होते हैं ना, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे भाई? 3 भेद होते हैं। और किसके होते हैं? संयुक्ताक्षर के। बहुत बढ़िया से सुनिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा। एक छोटा छोटा पॉइंट बचा हुआ आपके हिंदी वर्णमाला में, ये भी हम समाप्त करते हैं और खत्म करते हैं। संयुक्ताक्षर के 3 भेद होते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक आप लोग का पहला होता है संयुक्त ध्वनि। पहला भेद होता है संयुक्त ध्वनि, ठीक। और दूसरा जो आपका होता है, दूसरा होता है संपृक्त ध्वनि। और तीसरा जो होता है आपका युग्मक ध्वनि। तीसरा आपका होता है युग्मक, ठीक है, युग्मक ध्वनि, ठीक है। और युग्मक ध्वनि जो लिखा है, इसी को ये द्वित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। द्वित व्यंजन, इसे ही द्वित व्यंजन भी कहते हैं। हम चाहे युग्मक ध्वनि कहें और चाहे हम द्वित व्यंजन कहें। तो ये संयुक्ताक्षर के भेद है मेरे भाई, 3 भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है आप लोग का संयुक्त ध्वनि, और एक होता है संपृक्त ध्वनि, और एक होता है आपके युग्मक ध्वनि। बहुत बढ़िया समझेंगे। यहाँ से साफ साफ लिखा गया संयुक्ताक्षर, तो संयुक्त प्लस अक्षर हम इसको भी तोड़ लेंगे, तो ये भी आपका टूट जाएगा, ठीक है। संयुक्त प्लस अक्षर में टूट जाएगा, संयुक्त और प्लस किस में टूट जाएगा? अक्षर में टूट जाएगा। और अक्षर जानते हो, स्वर और व्यंजन अक्षर होते हैं, ठीक है। और अक्षर कैसे होंगे? संयुक्त होंगे। और संयुक्त में ये आपको पता होगा कि संयुक्त में एक नहीं होते हैं, एक से अधिक मिलते हैं, और जहां पर एक से अधिक मिलेंगे वहीं पर संयुक्त बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि सभी ध्वनि लिखिए, ये भी ध्वनि लिखिए, ये भी ध्वनि लिखिए, सभी के अंतर्गत एक से अधिक ध्वनियां मिलेंगी। आगे चलिए, यहां से सभी में पहली बात लगा है ध्वनि। सभी में क्या लगा है? ध्वनि। और ध्वनि का मतलब होता है आवाज। और हम अपने वर्णों को, यानी कि अपने जो इसके अंतर्गत उदाहरण आएंगे, या हम जो बोलेंगे, ऐसी ध्वनियाँ जो हम बोलें मुख से उच्चारण जब करेंगे, तो जो ध्वनि निकलेगी ना, वही ध्वनियाँ यहाँ बांटेंगे। कोई ध्वनि संयुक्त होगी, कोई ध्वनि संपृक्त होगी, कोई ध्वनि क्या होगी? युग्मक होगी। यही ध्वनि बांटना है। तो चलिए एक एक हम उठाते हैं। यहाँ से संयुक्त की हम बात करें तो संयुक्त के कहते हैं, ठीक है, जहां पर, ध्यान सुनते रहेंगे, जहां पर, ठीक है, दो व्यंजन एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित हों, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि। जहां पर 2 व्यंजन एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित हों, अब यानी उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि कहेंगे। समझते रहेंगे एक एक पॉइंट, बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है। जहां पर 2 व्यंजन, अब ये 2 व्यंजन जो ये मिल गया ना, यही 2 व्यंजन आपका क्या कहलाएगा? संयुक्त कहलाएगा,
यानी कहने का मतलब है कि यही दो व्यंजन में ये संयुक्त का निर्माण हो गया, संयुक्त बन गया। संयुक्त में हमेशा एक से अधिक होते हैं, दो होते हैं, और स्वर के माध्यम से उच्चरित हों, स्वर के माध्यम से क्या हो, उच्चरित हों, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं, उसे ही हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ये परिभाषा है मेरे भाई, ये क्या है, ये परिभाषा है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। तो इसकी पहचान की हम बात करें तो पहचान में, ठीक है, इसके अंतर्गत शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में ही, शब्द के शुरू में या तो शब्द के शुरू में आधा अक्षर आएगा, क्या आएगा, ठीक है, आधा अक्षर आएगा, या फिर ये वाला रहा, जैसे ये पा है, ये वाला रहा, ठीक है, या तो फिर आप लोग का ये वाला, ये ट्रा, ये वाला ट्रा, ध्यान रखिएगा यार, जिसको हम टा लिखकर ऐसे लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। पहचान है, शब्द के शुरू में या तो ये आधा अक्षर आएगा, या तो फिर ये प्रा वाला आएगा, ये वाला, और या तो फिर ये आएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर किसी भी शब्द में टकरा जाएं, किसी भी शब्द में टकरा जाएं, तो वहां हमेशा ध्वनि जो निकलेगी, कौन सी निकलेगी, संयुक्त ध्वनि निकलेगी। जहां पर दो व्यंजन एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित होते हैं उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। उदाहरण देखिए, ध्यान देखेंगे, जैसे हमने लिखा है, यहां से ट्रक लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, ट्रक, ठीक है। देखिए अब हम इसको, ये का को मान लीजिए हम हटा दें। अब इसमें दो वर्ण हैं, इसमें कितने वर्ण हैं, दो, एक टा है और एक कौन सा, रा है, ठीक है, एक टा है और एक रा है, दो ही वर्ण हैं, ठीक। और कहीं पर ये आप लोग का ये दिखा रही थी, ये रा है, और ये रा हमेशा पूरा होता है, टरा रा ट्रा टा रा टा रा टा रा, टा रहा है और रा रहा है, तो ये हमेशा ये रा पूरा होता है। जैसे यहां से इसको भी प्रा लिखा है, तो ये भी रा आप लोग तोड़ेंगे तो पा प्लस क्या टूटेगा, रा, तो परा प्रा प्रा प्रा, तो ये रा आप लोग का पूरा है, और यहां से ये पा आधा है और ये टा क्या, ये आधा है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रा और प्रा ये कहीं पर आपको मिलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखेंगे कि इसमें जो रा होता है वो पूरा होता है, और जिसमें रा ये नीचे लगा होता है वो वर्ण आधा होता है। यहां से अब आपका टा आधा हो गया और रा पूरा हो गया, यहां से पा आधा हो गया और रा क्या हो गया, पूरा हो गया। देखिए मेरे भाई, अब देखिए यहां तो स्वर नहीं है, यहां पर स्वर है कि नहीं है, और अगर हम इसको देखेंगे, अगर आधा रा करें और प्लस आ करें तो ये स्वर है कि नहीं है। अब देखिए कितने व्यंजन हैं, दो व्यंजन है, कितने व्यंजन हैं, दो व्यंजन है, एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित हों। यहां से देखिए दो व्यंजन है, एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित हों। अब यहां से देखिए एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित हो रहे हैं, ये आ से ही उच्चरित हो रहे हैं, ये टा और रा ये आ से उच्चरित हो रहे हैं, एक ही स्वर से उच्चरित हो रहे हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे, संयुक्त ध्वनि कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार सभी लोग, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। यानी कि ये आधा रा और यहाँ से ये आ निकल गया, ये स्वर है, और अगर देखो तो ये स्वर और ये आ और ये आधा टा, इसमें तो स्वर है नहीं, दोनों व्यंजन है और दोनों व्यंजन एक ही स्वर से बोले जा रहे हैं, है ना। और यानी कहने का मतलब जहां पर दो व्यंजन एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित हो, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संयुक्त ध्वनि कहेंगे मेरे भाई, उसे हम संयुक्त ध्वनि कहेंगे। सिंपल सी बात है, खत्म है। आपका एक तरीका जानो कि किसी भी शब्द के शुरू में आधा अक्षर या ये वाला रा और ये वाला ट्रा वाला है, ये कहीं पर मिल जाते हैं तो सीधा सीधा कौन सी ध्वनि मार दीजिए, संयुक्त ध्वनि मार दीजिए, ठीक है। ये आप लोग का परिभाषा है। अब देखिए हम आप लोग को इसी के अंतर्गत बता देते हैं उदाहरण। देखिए कैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ से लिखा गया प्रलोभन, ठीक है, यहाँ से क्या लिखेगा, प्रलोभन, ठीक है, प्रभंजन, ठीक है, यहाँ से क्या मिला, पा मिला, यहाँ भी क्या मिला, प्रा, ठीक है, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर, यहाँ से लिखा गया ट्रक, अब यहाँ से लिखा गया ध्वांत, ठीक है, यहाँ से लिखा गया म्लान, ठीक है, यहाँ से लिखा है स्कूल। अब देखो ये आधा अक्षर है, ये आधा अक्षर है, ये आधा अक्षर है, यहाँ से प्रा है, यहाँ प्रा है, यहाँ ड्रा है, यहाँ ड्रा है। अब जैसे लिखा जाए भ्रम, क्या लिख दिया गया, भ्रम। अब बताओ, प्रलोभन कहेंगे, प्रभंजन कहेंगे, ड्राइवर कहेंगे, ट्रक कहेंगे, ध्वांत कहेंगे, म्लान कहेंगे, स्कूल कहेंगे, भ्रम कहेंगे, तो ये सभी उदाहरण में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है मेरे भाई, संयुक्त ध्वनि है। उम्मीद करते हैं संयुक्त ध्वनि बहुत विधिवत ढंग से समझ में आ गई होगी। जहां पर दो व्यंजन एक ही स्वर के माध्यम से उच्चरित हों
और एक ही स्वर के माध्यम से उच्चारित हों और संयुक्त बन जाए उसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे। शब्द के शुरू में आधा अक्षर मिल जाए, आधा अक्षर यहाँ पर सभी में मिला है, और ये रा मिल जाए, ये रा मिल जाए, तो सीधा सीधा आप लोग कौन सा मार देंगे, सीधा सीधा आप लोग क्या मारेंगे, संयुक्त ध्वनि मारेंगे। हम लोग आते हैं संप्रक्त पे आते हैं। किस पे आते हैं, संप्रक्त। ध्यान से सुनिए, संप्रक्त का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है। संप्रक्त का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। संप्रक्त का मतलब इकट्ठा करना। अब यहां से ऐसी ध्वनियां या ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजन मिल जाएं, या यूं कहें कि जहां पर एक से अधिक व्यंजन मिल जाएं, जहां पर एक से अधिक व्यंजन मिल जाएं, ठीक है, जहां पर एक से अधिक व्यंजन मिलकर, ठीक है, संप्रक्त हो जाएं। क्या हो जाएं, संप्रक्त हो जाएं, संप्रक्त हो जाएं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, संप्रक्त ध्वनि कहेंगे। जहां पर एक से अधिक व्यंजन मिल जाएं, एक मिल जाएं, संयुक्त बन जाए यार, संप्रक्त कहेंगे। ठीक, एक पहचान इसकी देखिए, पहचान, ठीक है, बहुत ताबड़तोड़ पहचान है, एक भी प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा आपका। एक मिनट, चलिए पहचान देखिए इसकी पहचान देखिए। पहचान, हम पहचान की बात करें तो पहचान में देखिए, ठीक है, आधा अक्षर इसके सदैव बीच में आएगा, सदैव बीच में आएगा, सदैव बीच में आएगा। आधा अक्षर इसके सदैव बीच में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। संप्रक्त में आधा अक्षर जो होगा सदैव बीच में ही आएगा, सदैव बीच में। अब जैसे यहां से कहा जाए कंबल, क्या कहा जाए, कंबल। अब देखो कंबल कहा गया, अब यहां देखो का के बाद क्या है, आधा अक्षर मां, और यहां पर क्या है, बा। अब जैसे कहा गया चंबल कहा गया, ठीक है, जैसे कंबल चंबल कहा गया। अब जैसे कहा गया बंदर कहा गया, ठीक, तो ये आप लोग का संप्रक्त ध्वनि है। ये क्या है, संप्रक्त ध्वनि है। जहां पर एक से अधिक व्यंजन मिल करके संप्रक्त हो जाएं तो उसे हम संप्रक्त ध्वनि कहते हैं। और ये आधा अक्षर सदैव बीच में आएगा, ठीक है, कंबल है, चंबल है, बंदर है, ठीक है, कोई भी शब्द यहां से आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी शब्द यहां से बता सकते हैं, ये आप लोग का कौन सी ध्वनि कहलाएगा, संप्रक्त ध्वनि। अब जैसे कंचन लिखा गया, ठीक है, ये आपकी कौन से, संप्रक्त ध्वनि है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें ये तो और आसान है। एक बात और बता दें आप लोग को, ध्यान में रखिएगा, यहां से मां मिला है, यहां से मां मिला है, यहां ना मिला है, यहां इया मिला है, और इसके मां के बाद देखो बा मिला है, इसमें भी बा मिला है, इसमें भी दा मिला है, और इसमें चा मिला है। देखो अगर तो ये सभी अनुनासिक ध्वनियां हैं, ये अनुनासिक हैं और उसी वर्ग के व्यंजन में हैं जुड़े। चा में इया चा एक ही वर्ग का है, बा मां एक ही वर्ग का है, बा मां एक ही वर्ग का है, दा और ना एक ही वर्ग का है। चाहे ये याद रखो और चाहे ये याद रखो कि आधा अक्षर सदैव बीच में आएंगे, सीधा सीधा संप्रक्त मार दीजिए। आओ मेरे भाई, अब हम लोग चलते हैं युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन। यहां से लिखा है द्वित्व, और द्वित्व का मतलब होता है दो। द्वित्व का मतलब क्या होता है, दो। ऐसे व्यंजन, सुनिए भाई, ऐसे व्यंजन जो अपने ही जैसे, ऐसे व्यंजन जो अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन अपने साथ लाते हैं। ऐसे व्यंजन जो अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन अपने साथ लाते हैं, तो ऐसे व्यंजन को हम युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है ऐसे व्यंजन, ठीक है, ऐसे व्यंजन जो अपने ही जैसे, ठीक है, दूसरे व्यंजन अपने साथ लाते, दूसरे व्यंजन अपने साथ लाते हैं, ठीक। तो ऐसे व्यंजन को हम युग्मक ध्वनि या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अपने ही जैसे। देखिए उदाहरण, जैसे एक ला आधा है और एक ला पूरा है, ठीक। अपने ऐसे व्यंजन जैसे ला है, अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन अपने ही साथ लाते हैं, उसे हम द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहते हैं। कहने का मतलब है एक व्यंजन पूरा होगा और वही वाला एक व्यंजन आधा होगा, यानी दोनों व्यंजन एक समान होंगे। जैसे एक ला ये पूरा है और एक ला ये आधा है, दोनों व्यंजन एक समान है ना,
तो ऐसे ही व्यंजन को हम युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन कहते हैं। उदाहरण देखिए, अब जैसे यहां से लिख दिया जाए दिल्ली, अब बताओ दिल्ली कैसा व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि है। यहां से दोनों एक समान है। अब जैसे कहा गया बिल्ली, अब यहां से देखिए एक ला और एक ला। अब जैसे कहा गया चप्पल, जैसे कहा गया पत्ता, ठीक है, जैसे कहा गया पप्पू, जैसे कहा गया लल्लू, लल्लू लाल। अब देखिए सभी में देखिए, ठीक है, ये है युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन कि अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन अपने साथ ला रहे हैं, ठीक है, तो उसे युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन कहते हैं। और जैसे ही ये मिल जाए सीधा युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन मार दीजिए, सीधा मार दीजिए, आप लोग कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक। तो ये संयुक्ताक्षर के भेद हैं। एक प्रश्न, एक नंबर आप लोग यहां से ले लीजिए, एक नंबर यहां से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो संयुक्ताक्षर के 3 भेद होते हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन, ठीक है। जहां पर 2 व्यंजन एक ही स्वर के माध्यम से उच्चारित हों संयुक्त ध्वनि कहेंगे, और जहां पर एक से अधिक व्यंजन मिलकर संपृक्त हो जाए संपृक्त ध्वनि कहेंगे। आधा अक्षर सदैव बीच में आएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन कहते हैं जो अपने ही जैसे व्यंजन लाते हैं अपने साथ, एक आधा और एक पूरा आएगा, वही वाला व्यंजन, उसे युग्मक ध्वनि या द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग से पूछ लिया जाए, जैसे आप लोगों से पूछ ले कि प्रफुल्ल में कौन सा है, प्रफुल्ल में एकदम क्लियर कर दे रहे हैं हम। यहां भी देखिए प्रा मिला है और यहां पर क्या मिला है, ला मिला है। तो इसका मतलब अगर ये प्रश्न पूछता है तो इसमें आप लोग को 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन आपको लग रहे होंगे, एक संयुक्त और एक कौन सा युग्मक, क्या मारेंगे, ये दिक्कत है ना। तो याद रखिएगा मेरे भाई, अगर 2 व्यंजन एक समान मिलें, क्या मिलें, 2 व्यंजन एक समान मिलें, 2 व्यंजन एक समान मिले तो हमेशा याद रखिएगा युग्मक मारिएगा, चाहे यहां मिले चाहे ना मिले। इसे मतलब ऐसे, अब हमका मतलब नहीं ना, हमका मतलब ऐसे है, अगर 2 व्यंजन एक समान मिल जाए, एक आधा और एक पूरा, चाहे वह शब्द के शुरू में मिले, चाहे बीच में मिले, चाहे बाद में मिले, चाहे आगे चाहे जो हुए चाहे जो हो, चाहे उसे मतलब हमका नहीं ना। अब इस वाले शब्द में हमेशा युग्मक ध्वनि है, द्वितीय व्यंजन मारिएगा सभी में। आगे चलिए, अब जैसे मान लीजिए यहां से लिखा ध्वांत हो, अब देखो यहां से आधा अक्षर यहां पर मिला है, अब इसमें आधा अक्षर शुरुआत में मिला है, अब इसमें या तो संयुक्त हो सकता है या तो संपृक्त हो सकता है। संपृक्त भी यानी कि हमने बताया कि आधा अक्षर बीच में आता है, ठीक। तो यहां से आधा अक्षर है, यहां भी आधा अक्षर है, तो हमेशा इसमें ध्वांत में कौन सा संयुक्त ध्वनि होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आधा अक्षर शुरुआत में मिल जाए, बीच में अगर दोनों समान नहीं है, जैसे ये वाला समान है, अगर बीच में समान नहीं है, आधा अक्षर शुरुआत में मिल गया तो हमेशा संपृक्त होगा, हमेशा संपृक्त मारिएगा। अगर यहां जैसे देखिए, यहां अगर समान मिल गए दोनों और आगे चाहे आधा हुए चाहे ना हो, उसे मतलब हमका नहीं ना, तो यहां से आपका सीधा सीधा युग्मक जाएगा। कौन सा जाएगा, युग्मक ध्वनिया जाएगा, ठीक। तो मेरे भाई ये संयुक्ताक्षर के भेद हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को विधिवत ढंग से आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक, बहुत बढ़िया से। आपके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक आता है आप लोग का अयोगवाह, एक क्या आता है, अयोगवाह। और अयोगवाह जो होते हैं 2 होते हैं, एक अंक होता है और एक क्या होता है, आ होता है, ठीक है, 2 ही होते हैं। ये जो अंक है ना, ठीक है, इसको, इसका जो नाम है इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है। और ये जो नाम है इसको कहते हैं विसर्ग, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये जो अंक है इसका नाम है अनुस्वार और ये आ जो है इसका नाम है विसर्ग। और एक आता है आप लोग का ये चंद्र बिंदु, ये वाला चंद्र बिंदु, ठीक है। तो इसका नाम जो है, इसका नाम है अनुनासिक, इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है, अनुनासिक। देख लीजिए, ठीक है। अयोगवाह जो होते हैं ये 2 ही होते हैं, एक ये अंक को अनुस्वार कहते हैं और आ को विसर्ग कहते हैं, और जो ये चंद्र बिंदु है इसे हम अनुनासिक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। देखिए अनुस्वार जो होता है इसका संबंध, अनुस्वार का संबंध, ठीक है, इसका संबंध जो होता है, संबंध वर्गीय व्यंजन के, ठीक है, वर्गीय व्यंजन के, वर्गीय व्यंजन के, ठीक है, 5वें वर्ड से, 5वें वर्ड से, 5वें वर्ड से होता है, 5वें वर्ड से होता है। बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का जो संबंध होता है ये वर्गीय व्यंजन के, अनुस्वार का जो संबंध, अनुस्वार का संबंध वर्गीय व्यंजन के 5वें वर्ड से होता है, 5वें वर्ड से। कैसे,
अनुस्वार का जो संबंध होता है, इसका संबंध हमेशा अंगा से होता है, इया से होता है, आड़ा से होता है, ना से होता है और मा से होता है। ये वर्गीय व्यंजन है ये 5, ठीक है। तो अनुस्वार का संबंध अंगा, इया, आड़ा, ना, मा से होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। एक उदाहरण देखिए, जैसे यहां से लिखा है बंदर, यहां पर क्या लिखा है? बंदर लिखा है, ध्यान से सुनिए। जैसे बंदर लिखा है, यहां पर ये देखो तो मेरे भाई ये अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार है। क्लियर? ये अनुस्वार है आपका। अब अगर हम बात करें जिस वर्ण पे अनुस्वार उड़ा रहे ना, उससे मतलब नहीं ना, उसके बाद वाले वर्ण पे जाओ, और उसके बाद वाला वर्ण कौन सा है? इसमें दा है, ठीक है। बा के बाद वाले वर्ण पे जाओ, बाद वाला कौन सा है? दा है। क्लियर? ये बताओ दा किस वर्ग का है? दाती ता वर्ग का है। ता, था, दा, धा, न, ठीक है। ये दा जो है किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। और ता वर्ग का आखिरी वर्ण कौन सा है? ना है। कौन सा? ना है, ठीक है। तो इनको हटाए के हैं, जौने वर्ग के या इधर वाला हो ही दूसरे पे अनुस्वार के बाद वाला, वही वर्ग के अंतिम में हम बदल देंगे। अब बंदर चाहे ऐसे लिखें, अब चाहे देखो आधा ना बंदर, अब बंदर, अब चाहे ऐसे लिखें। अब बताओ ये अनुस्वार जो है इसका संबंध यहां से हो गया कि नहीं हो गया? अनुस्वार का जो संबंध है ना से हो गया, हो गया। तो इसलिए कहा जाता है अनुस्वार का जो संबंध होता है वह वर्गीय व्यंजन के 5वें वर्ग से होता है। अब जैसे यहां से लिखा है कंचन, लिखा है कंचन, लिखा है मेरे भाई। अब यहां से चा है, अच्छा वर्ग का आखिरी वर्ण कौन सा है? इया। तो हम कंचन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कंचन ये भी ऐसे लिख सकते हैं, ये कंचन हो गया। बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे यहां से लिखा है, उदाहरण देखिए, अब जैसे कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। गंगा लिखा है, मान लीजिए हमने गंगा लिख दिया, है ना। अब ये अनुस्वार है और यहाँ पर क्या है? गा है। अब हम इसको बनाएंगे तो ये गंगा, यहाँ से अंगा लिखेंगे, ये अंगा हो गया, और यहाँ से गमला लगा देंगे, अब ये गंगा हो गया। ये इस तरह लिख सकते हैं। और जो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो ये वर्गीय जो व्यंजन है 5वां वर्ण, ये हमेशा आधा वर्ण में रहेगा। किस में रहेगा? आधा वर्ण में रहेगा हमेशा, जब भी ये टूटेगा, ठीक है। कोई भी उदाहरण यहां से आप लोग अब सही कर सकते हो। अब जैसे यहां से लिखा है कंबल, लिखा है कंबल, अब यहां से कंबल को कंबल ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से कौन सा? माँ है, और ये बा किस वर्ग का है? ये पा वर्ग का, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो अब यहां से आपका ये अनुस्वार कैसे बदल गया? मां बदल गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है अनुस्वार का जो संबंध होता है ना भाई, वो वर्गीय व्यंजन के 5वें वर्ग से होता है। ये बात याद रखिएगा। उसके दूसरा अनुस्वार जिस पे उड़ा, उसके दूसरा वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में आधा वर्ण में बदल जाएगा। ये है अनुस्वार। तो ये अंक को अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग को आ कहते हैं, और अनुनासिक कहते हैं, इनको कहते हैं। और जो ये आ होता है, ठीक है, इसका उच्चारण हम हा से करते हैं। किससे करते हैं? हा से करते हैं। इनका उच्चारण हम हा से करते हैं। आ प्लस हा बराबर आहा, आहा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका अयोगवाह जितना भी था। इसके बाद जो है अब हम लोग 1, 2, 3 पॉइंट और बचे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आप सभी लोगों ने अयोगवाह पढ़ लिया है, यानी कि अनुस्वार पढ़ लिया है, अनुस्वार, अनुनासिक पढ़ लिया है। और अनुनासिक का मतलब संबंध जिनका मुख और नाक दोनों से होता है ना, ठीक है। देखिए निर्नुनासिक किसे कहते हैं? हम इसको तोड़ेंगे, निर और प्लस क्या तोड़ेंगे? अनुनासिक। निर प्लस अनुनासिक में टूट जाएगा। और निर का मतलब होता है नहीं या ना, जिनका, और अनुनासिक का मतलब होता है मुख और प्लस क्या? नाक। मुख प्लस नाक दोनों से, ठीक है। तो जिनका संबंध केवल नाक, केवल मुख से होता है, ठीक है, नाक से नहीं होता है, ये टूट जाएगा। तो अब देखिए जैसे इसको मैं हटा देता हूं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिनका संबंध हो, ध्यान सुनेंगे, जिनका संबंध हो, जिनका संबंध हो केवल मुख से होता है, केवल मुख से होता है, जिनका संबंध केवल मुख से होता है, उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मेरे भैया सुनो जरा से, ठीक है। इसके अनुनासिक के अंतर्गत अंक और बिंदु नहीं रहेगी।
यानी कहने का मतलब इनके अंतर्गत अंक और ये वाला, ठीक है, ये दोनों वर्ण नहीं रहेंगे। ठीक है, किसी भी शब्द में ये वर्णों और ये वर्णों ना रहें वो आपका निरुनासिक है। कैसे? जैसे यहां लिखा उधर, अब जैसे लिखा गया इधर, है ना, जैसे लिखा गया आम, ठीक है, अनुनासिक निरुनासिक ना रहे, बात खत्म। समझो कि नहीं समझो? ये अंक की मात्रा और ये ना रहे, ये ना रहे। ठीक है, तो यानी कि नहीं मतलब इधर उधर आम, ठीक है, आना, ठीक है, काम, ठीक, लड़ना, ठीक है, बात खत्म। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत हो, इनका संबंध केवल मुख से होता है। ठीक है, जिनका संबंध मुख से हो और जिसके अंतर्गत ये अंक और ये ना हो, ठीक है, वो निरुनासिक होता है। बात खत्म, निरुनासिक भी खत्म। आगे चलते हैं, निरुनासिक भी खत्म होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं ना, ये आपके होते हैं चा, छा, जा और झा। ठीक है, स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है कि ऐसे व्यंजन जो स्पर्श के साथ साथ संघर्षी हों, जिसमें मेहनत करनी पड़े। तो ये चार होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? चार। ठीक है, चा, छा, जा, झा। ठीक है, और एक होते हैं आप लोग के, ठीक है, अमानक वर्ण। कौन से? अमानक वर्ण। ठीक है, तो अमानक वर्ण होता है भा केवल। ठीक है, एक होते हैं। ठीक है, एक होता है वत्सर्य व्यंजन, और वत्सर्य के अंतर्गत ना, सा, रा, ला। ठीक है, मैं लिखा चुका हूं। एक होता है लुंठित, ये भी लिखा चुके हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित ध्वनि, लुंठित या प्रकंपित ध्वनि, ये होता है रा, रा। ठीक है, एक होता है आप लोग का लुंठित या प्रकंपित ध्वनि के बाद आपका आता है पार्श्विक ध्वनि। कौन सी? पार्श्विक ध्वनि। तो पार्श्विक ध्वनि जो होता है, पार्श्विक ध्वनि होता है ला, ये भी बता चुके हैं। एक होता है आपका अर्धस्वर, एक क्या होता है? अर्धस्वर। तो अर्धस्वर के अंतर्गत आता है या और वा, ये अर्धस्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ठीक, तो लुंठित या प्रकंपित ध्वनि पार्श्विक ध्वनि ला होती है, अर्धस्वर जो होते हैं या और वा होते हैं, अमानक वर्ण भा, वत्सर्य ना, सा, रा, ला, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा, झा। याद रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो हमारी एक ध्वनियाँ आती है जिसको हम बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। ठीक है, आगत ध्वनियाँ। ठीक है, और आगत ध्वनियों को ही हम बोलते हैं नवीन ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ या नवीन ध्वनियाँ, ठीक है, या इसी को कहते हैं विकसित ध्वनियाँ, विकसित ध्वनियाँ। ठीक है, विकसित ध्वनियाँ। ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ध्वनियाँ जो कहीं बाहर से लिए गए हैं या विदेशों से लिए गए हैं, तो ऐसे ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ या नवीन ध्वनियाँ या विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। नवीन ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ या विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 6। कितनी संख्या? 6 होती है। बहुत भीषण बारिश हो रही बाहर, ठीक है, इसलिए थोड़ी बहुत गरज की आवाज़ जा रही होगी। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, हमका पढ़ाई से और पढ़ावे से मतलब है। ठीक है, इनकी संख्या 6। ठीक है, एक आ है, एक का है, एक खा है, एक गा है, और एक जा है, और एक फा है। इनके नीचे देखिए, देखेंगे तो इनके नीचे बिंदु लगा होगा, ऐसे बिंदु लगा होगा, ऐसे बिंदु लगा होगा, ऐसे। ठीक, अगर ये बिंदु नहीं लगा है तो वो आगत ध्वनियाँ नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो इनके नीचे बिंदु जरूर लगा होगा, और इनकी संख्या 6 है, और इन सभी को बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण। इनको बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण, इनको हम बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे, आगत ध्वनियाँ, नवीन ध्वनियाँ और विकसित ध्वनियाँ। संख्या 6 है, आ, का, खा, गा, जा और फा। ठीक है, तो इनको हम नुक्ता वाले वर्ण बोलते हैं। जहां पर ये टकरा जाएं तो याद रखिएगा आगत ध्वनियाँ। अब जैसे इसके अंतर्गत लिखा गया है जहर, और जहर देखे हो तो यहाँ पर जा में लगा होता है। अब जैसे लिखा गया कफन, तो कफन में देखो तो यहाँ फा में भी लगा होता है और का में कहीं कहीं लगा होता है। तो अब ये नुक्ता वाले वर्ण हैं, ये आगत ध्वनियाँ है, ये आगत ध्वनियाँ, ये आगत ध्वनियाँ, लग गया है ना। और नहीं लगी होंगी तो हमारे हिंदी वर्णमाला की ध्वनियाँ। ठीक है, जिसमें नुक्ता, ये पहचान है, ये लगी हो आगत ध्वनियाँ मार दीजिए। ठीक है, तो आगत ध्वनियाँ उन्हें कहते हैं, ऐसी ध्वनियाँ जो विदेशों से आकर
हमारे भाषाओं में शामिल हो गए, हमारे बोलचाल में, हमारी वर्णमाला में घुस गए, ऐसे ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। और ये जो ली गई है ना, ये ली गई हैं अरबी और फारसी से, अरबी और फारसी भाषा से, अरबी और फारसी भाषा से। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? तो अरबी और फारसी भाषा से ली गई है। याद रखिएगा कि ये आगत ध्वनियाँ जो हैं अरबी और फारसी भाषा से ली गई हैं। तो ये था आप लोग के आगत ध्वनियाँ और ये थे आप लोग का वर्णमाला का टॉपिक। और मेरे भाई, आपकी वर्णमाला जो है पूर्णतः समाप्त होती है। यहीं पर हम अपने वाणी को भी विराम देते हैं। नोट जरूर कर लीजिएगा और ये अंतिम भाग में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिन्होंने एक भाग से लेकर के पूरा 6 भाग पूरा कंप्लीट वर्णमाला का देखा है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि उनको वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार समझ में आया। क्या प्रैक्टिस कराएंगे तो क्या आप सभी लोगों को एकदम रट जाएगा, केवल पूरे प्रश्न हो जाएंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर पूरे वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे भाई एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जरूर करेंगे अपने फेसबुक पे, अपने स्टेटस पे, अपने ग्रुपों में एक बार शेयर जरूर करिएगा। और यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय पर, एक नया अध्याय लेकर आपके सामने पेश होंगे संधि का। तब तक वर्णमाला आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। और एक बात, अगर आप लोग के कोई भी वर्णमाला में प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, मैं उस पर डिस्कस फिर करूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रातें मंगलमय हो और आप निरंतर आगे प्रगति पर रहें। शुभकामनाएं। और सभी के माता पिता को हमारा प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।